They want to control us just like a dictator. कुल 2 दशकों के बाद नेपाल में कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां जेनजी ने सरकार की नाक में दम करके रख दिया। अक्सर हमें लगता है कि जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो उसके पीछे कोई बड़ा नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती है, लेकिन नेपाल में जो हुआ उसके पीछे बड़े लीडर्स नहीं बल्कि जेनजी थे। हाँ, वही जेनजी जो मीम्स बनाते हैं, रील्स पर डांस करते हैं, वो आज काठमांडू की सड़कों पर उतरकर अपने सरकार से सवाल कर रहे थे, और जिसकी वजह से नेपाल की पूरी पॉलिटिक्स उथल-पुथल हो चुकी है। Don't want to do this by our own choice. We are doing this because they deserve it. Yes, we can beat it. We can Nepal youth can beat it. तो आखिर इन जेनजी के साथ हुआ क्या था जिसकी वजह से वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ इतने भड़क पड़े? इन सब की शुरुआत तब हुई जब नेपाल की सरकार ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे। नेपाल की गवर्नमेंट का कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पहले ही 28 अगस्त को एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें बड़े सोशल मीडिया मेटा, एक्स और अल्फाबेट को 1 हफ्ते के अंदर रजिस्टर करने को कहा। जब उन्होंने डेडलाइन तक एप्लीकेशन नहीं दी तो थर्सडे को इन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि इन कंपनियों से सरकार आखिर रजिस्टर ही क्यों करवाना चाहती थी? तो उनकी इस रजिस्ट्रेशन वाली कहानी के पीछे 2 रीजंस थी। पहला तो जब ये कंपनीज नेपाल में रजिस्टर करती तो उनका एक लीगल और फिजिकल प्रेजेंस बन जाता। इससे सरकार को उन्हें कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार ठहराने में आसानी होती। अगर उनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी गलत काम होता तो सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती थी। दूसरा रीजन कंटेंट रेगुलेशन था, जिसमें इन सोशल मीडिया पे हार्मफुल कंटेंट जैसे कि झूठी खबरें, नफरत फैलाने वाले पोस्ट या हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट्स को रोकना था, जिससे उनके देश की पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन सब कुछ उल्टा ही पड़ गया। सोशल मीडिया के बैन की वजह से कई लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया और लगभग 20 लाख नेपालीज की कम्युनिकेशन भी रुक गई। जो लोग अपनी फैमिली से दूर विदेशों में काम कर रहे हैं, ये लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ही अपने परिवार से कांटेक्ट कर रहे थे। इस सोशल मीडिया बैन ने नेपाल के टूरिज्म सेक्टर पे भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। जैसे ही प्लेटफॉर्म्स बंद हुए, नेपाल के युवाओं को लगा कि ये उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस टाइम नेपो किड्स जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे और इन हैशटैग्स के जरिए यूथ अपने लीडर्स के बच्चों के लग्जरियस लाइफ के ऊपर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि एक तरफ जब एक आम युवा स्ट्रगल कर रहा है, तब इन लीडर्स के बच्चे कैसे विदेशों में पब्लिक के पैसों पर ही ऐश कर रहे हैं। नेपाल में एक एवरेज इंसान की सालाना इनकम लगभग 1,23,000 है, जो दुनिया के सबसे कम आमदनी वाले देशों में से एक है। वहीं मैं नेपाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो 20% है। इसका मतलब यह है कि हर 5वां युवा जिसके पास काम करने की शक्ति है, उसके पास नौकरी ही नहीं है। सोचने वाली बात तो है कि इतना ज्यादा बेरोजगारी होने के बाद भी पॉलिटिकल लीडर्स और उनके बच्चे कैसे टैक्स पेयर के पैसों पर शानदार जिंदगी जी रहे हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि छोटे मोटे काम के लिए भी गवर्नमेंट ऑफिस में रिश्वत देनी पड़ती है। जो पैसा देश के डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो नेताओं की जेबों में जा रहा है। ये चोरी का पैसा ही है कि उनके बच्चों की महंगी एजुकेशन और लग्जरी पर खर्च होता है। इन सब चीजों से तंग आकर हजारों जेनजी और नेपाली स्टूडेंट बॉडीज ने करप्ट सिस्टम और सोशल मीडिया के बैन के अगेंस्ट 8 सितंबर को काठमांडू से पार्लियामेंट के पास हाईवे को ब्लॉक करके पीसफुल मोर्चा निकाला। पहले तो ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन करने के खिलाफ हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट एंटी करप्शन मूवमेंट में बदल गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठी हो गई। और हुआ क्या कि सोशल मीडिया के बैन ने वहाँ के लोगों के अंदर गवर्नमेंट के करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ भड़के हुए आग को हवा दे दी। Fed up of corruption, every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power, and new politicians who are well educated to move the country forward. Social media banned by the government, extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट हिंसा का रूप ले लिया। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के बैरिकेड्स तोड़े और सरकारी इमारतों और नेताओं के घरों में आग लगा दी। टायर्स जला के सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए और केपी चोर देश छोड़ जैसे नारे लगाए। जेनजी की इस वायलेंस को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वायलेंस उनके कंट्रोल से बाहर चला गया। पुलिस ने फिर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया।
कुल 30 से 34 लोग इस भयानक हिंसा का शिकार हो गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक रिपोर्ट में एक 18 साल के स्टूडेंट सौरभ ने द काठमांडू पोस्ट को बताया कि कैसे पुलिस ने उनकी आंखों के सामने एक प्रोटेस्टर को गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ऐसे हालात देखकर वहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने सोचा कि अगर वो इस सोशल मीडिया बैन को हटा देंगे तो शायद मामला शांत हो जाएगा। लेकिन तब तक ये मामला हाथ से निकल चुका था। सोशल मीडिया बैन हटाने के बाद भी इतने सारे युवाओं को मारे जाने की वजह से और गवर्नमेंट के करप्शन पिक को देखकर सबके सर पर खून सवार हो चुका था। जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर थे वो कर्फ्यू तोड़कर पार्लियामेंट में घुस गए। सिंघा दरबार कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, केपी शर्मा और चारों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घरों में आग लगा दी। यहाँ तक कि फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर पीटा गया। शायद भले ही इस प्रोटेस्ट का मकसद सही हो, लेकिन अंजाम बहुत ही भयानक हो गया। हर जगह हिंसा, लूटपाट मच गई। इस दंगे में 13,500 कैदी जेल से फरार हो गए। उन कैदियों में नेपाल के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रवि लम्छाने भी शामिल थे, जिसके ऊपर 5 केसेस चल रहे हैं। माहौल इतना खराब हो गया कि 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली और जितने भी कैबिनेट लीडर्स थे उन सभी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और सभी ने रिजाइन कर दिया। नेपाल में मेनली 2 मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML और नेपाली कांग्रेस। पीएम केपी ओली के रेजिग्नेशन के बाद उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिर गई और 10 सितंबर को आर्मी ने काठमांडू और दूसरे कई सिटीज पर कर्फ्यू लगाकर अपना कंट्रोल बना लिया। सारे बॉर्डर सील कर दिए ताकि कोई भी फरार कैदी या लुटेरे देश से भाग न पाए। जनरल अशोक राज सिद्धगेल ने उसी दिन फिर जेनजी के मेन एक्टिविस्ट को बुलाया और बात की ताकि बीच का रास्ता निकाला जाए। बातचीत में उन्होंने तय किया कि फिलहाल जब तक अगला जनरल इलेक्शन नहीं होता तब तक नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और फिर 12 सितंबर को नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कर्की को पीएम के पद के लिए शपथ दिलवाया और अभी वो नेपाल की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। वैसे अभी तो फिलहाल नेपाल में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन नेपाल में इन 5 दिनों में जो कुछ हुआ वो दुनिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हिलाकर जरूर रख दिया होगा। इस जेनजी मूवमेंट ने साबित कर दिया कि युवा शक्ति भी कितनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, जो चाहे तो एकजुट होकर सरकार के इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा सकती है और सिस्टम में लगे हुए करप्शन जैसे दीमक को जड़ से खत्म कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। Until then, keep spreading knowledge. धन्यवाद।